गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं पे भी हो खुशी और सुकून के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हों। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह उज़ैर मलिक। और आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं जहाँ जहाँ भी हमें देखा सुना जा रहा होगा हमारे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ज़िंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। और अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो परेशान ना हो, हम तो हाजिर हैं अपना शो लेके। क्या बात है। और आज के शो में हमेशा की तरह आपको पता है हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंटरटेनमेंट की भरमार होती है। स्टार्ट करते हैं हम वेदर अपडेट से, फिर सोशल इश्यूज़ को तो हम डेफिनेटली टच करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर। फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से आज हम बात करेंगे। फिर हेल्थ पर बात करेंगे, जो सबसे बड़ा मसला है बालों का, बाल जो गिर रहे हैं और हेयर फॉल हो रहा है। काली जुल्फों का जिक्र करना तो ज़रूरी है प्रोग्राम के आखिर में। बात होगी साथ ही काले जादू की भी, और काले जादू की हकीकत क्या है, इसके असरात और इसकी निशानियों के बारे में ये सब कुछ आप देख पाएंगे हमारे आज के सुनो पाकिस्तान में। तो आपने सिर्फ वही जिम्मेदारी निभानी है जो आपके जिम्मे है, अकेली इकलौती, कि आपने हमारे साथ रहना है और किसी भी सेगमेंट को मिस नहीं करना। और इसके अलावा सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स पे जाइए, फेसबुक इंस्टा फॉलो कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, अपना अपडेट बताइए क्या देखना चाहते हैं मज़ीद, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और क्या मज़ीद चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये सारी मालूमात हमें आपसे चाहिए, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं और मौसम की सूरत हाल है कि आप मुख्तलिफ शहरों से जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। तो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं दुआ शकील पराचा, जबकि इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी फराह रबानी। तो सबसे पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं, जिसकी स्मॉग की वजह से हालत बड़ी ख़राब है। तो दुआ बताइएगा इस वक्त AQI क्या बताया जा रहा है और स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतजामिया के अमली इक़दाम क्या है? जी बिल्कुल, मेरे अकब में देख सकते हैं लाहौर जिसको बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन फिल वक्त जो है वो स्मॉग की नज़र हो चुका है। मेरे अकब में भी देखा जा सकता है बिल्कुल धुंधला धुंधला जो है एक सामान नज़र आ रहा है। एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है, फिज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक खतरनाक जो है वो बढ़ चुकी है। और AQI जो अभी फिल वक्त जो है वो 350 रिकॉर्ड किया गया है, तकरीबन 350 तक, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 700 से ज़ायद जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। तो काफ़ी बुरे हालात हैं। लाहौर की शहरी उम्मीद कर रहे थे कि हम सर्दियों के मौसम में चले जाएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन अफसोस की बात लगता है कि बाकी दीगर शहर जो है वो सर्दी गर्मी इंजॉय करते हैं, लेकिन लाहौर के शहरी अफसोस की बात है स्मॉग का मौसम जो है इंजॉय करने पर मजबूर है। तो फिल वक्त तो लाहौर शहर में सिवाय फिजाई आलूदगी के जिक्र के और कोई दुआ, तो आपके पास ये डिटेल्स भी मौजूद हैं कि खास तौर पर लाहौर के कौन कौन से इलाके ऐसे थे जहां पर AQI जो था और जो स्मॉग थी वो बहुत ज़्यादा सामने आई? जी बिल्कुल, अगर हम कैंट का एरिया देखें, अस्करी 10 जिसमें शामिल होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाहौर के आलूदा तरीन जो है इलाकों में शामिल था। सदर का एरिया हो गया, जौहर टाउन ख़ास तौर पर। तो इस तरह के जो जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा है, ठोकर न्याज बेग जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्मॉग के जो असरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हद तक हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और अभी फिर कुछ अरसे से मुसलसल जो है आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो पहले नंबर पर है। पहले हम वेदर अपडेट्स देते थे, लेकिन अब हम स्मॉग की अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल दुआ आपने हमारे साथ रहना है। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम तो खुश्क है। फरा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लाहौर का तो हमने जाना, यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, इंडेक्स भी काफ़ी हाई चल रहा है। रात और शाम और सुबह में हमें सिर्फ स्मोक बाहर नज़र आता है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है फ़िलहाल? अच्छा नजफ, जैसे आपने इस्लामाबाद की बात की है, तो इस्लामाबाद में शुक्र है अभी तक ऐसा कोई स्मॉग का कोई सिलसिला नहीं है। हाँ, आज धुंध काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है और साथ ही साथ जैसे महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज बारिश का इम्कान है। तो उसकी वजह से गहरे बादल छाए हुए हैं। आज सूरज मियाँ जो है ना वो बिल्कुल छुपे हुए वो नज़र नहीं आ रहे, वरना दिन के वक्त खासी तपिश महसूस होती है। लेकिन 2-3 दिन से हमने फील किया है कि इस्लामाबाद में जो धूप की तपिश है वो थोड़ी कम हुई है। इस्लामाबाद में तो सूरज मियाँ छुपन छुपाई खेल रहे हैं आपके साथ, हमारे तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे।
नहीं है, यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में खासी ग्रीनरी है, खूबसूरती है, जी। तो मौसम ज़रा से बादल आते हैं तो मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है। इसी तरह आज भी है कि बादल आ गए हैं तो धुंध धुंध वाला मौसम हो गया, ग्रीन ग्रीन बादल हल्के हल्के जहाँ से नज़र आ रहे, पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लग रही है। और दूसरा, यहाँ पर काफ़ी अर्से से बारिश नहीं हुई, तो महकमे मौसमियात की जानिब से जब ये पेशगोई की गई कि बारिश का इम्कान है, तो शहरी खासे पुरुमीद है कि फाइनली अब सर्दी आ जाएगी, वरना यहाँ पर सिचुएशन ये चल रही तो थी। फरा लाहौर भी कहाँ मुकाबले में कम है? अगर आप कह रही हैं इस्लामाबाद में धुंध है, तो यहाँ पे तो हर मंजर धुंधला है हमारे यहाँ। वहाँ स्मॉग के साथ धुंधला है ना, यहाँ सिर्फ धुंध है जो कि खूबसूरती भी एनहांस करिए और गर्मी को जो है, तपिश को थोड़ा कम करिए, सूरज को थोड़ा कम करिए। साथ ही साथ जब हवा चलना शुरू हो जाती है तो मौसम और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। अभी भी जैसे हल्की हल्की हवा चलती है तो बड़ी प्लेजेंट सी एक ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही होती है और वाइब्स आ रही हैं कि अब जल्दी जल्दी जो है ना वो सर्दी आ जाएगी। और बाकी शहरी भी मेरे समेत सब वेट करें कि अब ठंड आए, जरा हम भी बिल्कुल, जरा मौसम बदल जाए। फरा, आप हमारे साथ रहिए, दुआ जरा इस बारे में आगाह कीजिएगा हमें कि हम देख रहे हैं स्मोक तो बढ़ती जा रही है डे बाय डे और इसमें कमी नहीं आ रही, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। क्या लगता है वेदर अपडेट्स क्या कहती हैं कि मजीद आने वाले दिनों में ये इसी तरह रहेगी या इसमें कमी आएगी? और हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? दुआ। जी बिल्कुल नजफ और उज़ैर, ये जो सवाल आपने किया है ना, ये मुझे लगता है हर शहरी की ज़ुबान पर अब जो आम है यही सवाल है, यही फरियाद है कि ये मौसम कब ख़त्म होगा। कि लाहौर के शहरी वाकई में जो है वो इस्लामाबाद का अभी हमने अपडेट सुनी, इंजॉय करते हुए वो बता रही थी कि हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिवाय फ़िज़ाई आलूदगी के और कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे लाहौर शहर के अंदर। दुआ, ये बताइए पंजाब हुकूमत ने मसनूई बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश का कोई अपडेट की है इस हवाले से कि वो मसनूई बारिश करेंगे? जी बिल्कुल नजफ, कुछ जो है टाइम पहले हमने ये सुना था, सुनने में यही आ रहा था कि हुकूमत जो है वो मसनूई बारिश जो है करवाने का सोच रही है, क्योंकि उससे पहले भी पिछले साल भी हमने देखा था कि मसनूई बारिश हुई थी तो कदरे जो है वो बेहतरी आ गई थी, लेकिन अभी जो है फिर इरादा किया जा रहा है कि मसनूई बारिश करवाने का, लेकिन फिल वक्त जो है अभी कोई आसान नज़र नहीं आ रहे। अभी कोई इसका जो है एक फ़ैसला नहीं किया गया मजबूत कि कब तक करवाई जाएगी, क्योंकि जो इसका हल है स्मॉग का वो बारिश ही है कि खुश सर्दी है। जब तक बारिश नहीं होगी तो अफसोस की बात यही कहनी पड़ेगी कि फ़िज़ाई आलूदगी इसी तरह लाहौर में जो है वो जारी रहेगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। जैसे आप लोग भी निकलते होंगे बाहर रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, तो अजीब आंखों में एक इरिटेशन फील होती है, खांसी जुकाम। बिल्कुल, ये सारी जो बीमारियां हैं ये तो हम देख रहे हैं कि और जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी लोगों का रश लगा हुआ है, क्लिनिक्स पे, डॉक्टर्स के पास। फरा, आप हमें बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि बादल आए हुए हैं, क्या बताना है महकमे मौसमियात का कि शहर इक़्तिदार में कब से जो है वो बादल ये बरसेंगे, बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और ये जो बारिशें होंगी सर्दी की नवीद सुना देंगी? अच्छा उज़ैर, जैसे आपने कहा कि बारिशों का सिलसिला, तो महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों का सिलसिला नहीं बताया गया। उन्होंने कहा लाइट रेन एक्सपेक्टेड है, वो आज भी हो सकती है, जैसे कल भी उन्होंने कहा था, फोरकास्ट में मेंशन किया था कि बारिश का इम्कान है, और आज भी कहा है कि दिन के औकात में बारिश का इम्कान है। जब हमारी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो अक्टूबर का महीना होता है वो यूजुअली ड्राई वेदर कंसिडर किया जाता है, उसमें बारिशें उस तरह नहीं होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है। और इससे ये होगा कि ये जो खुश्क सर्दी की एक लहर है इसमें थोड़ी कमी आएगी। जैसे लाहौर का बताया उन्होंने कि ड्राई वेदर की वजह से और स्मोक की वजह से वहाँ पर थोड़ा बीमारियाँ फैली हैं, यहाँ पर खुश्क सर्दी की वजह से खांसी हो गया, ज़ुकाम हो गया, वायरल इन्फेक्शंस जिसको हम बोलते हैं, बुखार हो गया, ये थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो जब हल्की सी भी बारिश हो जाएगी तो वो हवा में जो वो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए बारिश एक्सपेक्टेड है। बाकी उन्होंने कहा कि बारिश एक्सपेक्टेड है, ये बताया गया है। बहुत शुक्रिया फरा रबानी, दुआ शकील, आप इस्लामाबाद की जो अपडेट्स हैं वेदर की वो हमारे साथ शेयर कर रही थी, हमारे नाजरीन को बता रही थी कि मौसम किस तरह का रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम लाहौर की बात करें तो ये इसको बहुत संजीदा लेने की ज़रूरत है। मजाक में बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस हद तक स्मोक बढ़ चुकी है, अरबाब इख्तियार को अब कोई अमली इक़दाम उठाना पड़ेंगे, और अगर वो नहीं उठाएंगे तो हम तो यहाँ मौजूद हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, उन्हें जगाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जनाब, एक जानिब लाहौर में और हमने देखा कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ ही अगर हम पंजाब के अलावा बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अब डेंगू का तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, और इसी हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला में पेशावर सबसे पहले नंबर पर है। रवां साल पेशावर में अब तक डेंगू वायरस के 978 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में अस्पताल हुकाम ये बताते हैं कि शहर के 3 बड़े सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर यौमिया तकरीबन
100 से ज्यादा डेंगू के मरीज लाए जाते हैं। इस वक्त सूबे में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 446 तक जा पहुंची है। मानसेहरा में 235, एबटाबाद में 212 है, जबकि हंगू में ये तादाद 197 है और 197 डेंगू केसेस वहां रिपोर्ट हुए। केपी में हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 3000 तक पहुंच गई है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पेशावर से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदा ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से यासिर हुसैन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर, ये बताइएगा, रवां साल पेशावर में डेंगू के केसेस में इजाफा है कि आप क्या वजह देखते हैं? जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि जो अप्रैल मई में एक ड्राइव की जाती है, किए जाते हैं लॉकडाउन करने के लिए, लेकिन हम के बाद पीके हुकूमत ने जिसकी जिम्मेदारी होती है WSSP और जिला इंतजामिया, उनके हवाले ये काम नहीं किया और ना ही उन्होंने स्प्रे किए। अगर ये बर वक्त स्प्रे किए जाते तो आज शायद इतने ज्यादा केसेस सामने ना आते। आप देखें पूरे सूबे में KPK में जो है सबसे ज्यादा जो केस हैं वो दारुसराफा पेशावर में है। अगर ये ऑफिशियल जो फिगर हमारे सामने आ रहा है 978 का, तो ये तो सिर्फ पेशावर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आ रहा है, लेकिन शहरी जो है उनका इक्तफा जो है ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट वाले से है। वो फिगर तो हमारे पास है ही नहीं। ज्यादातर जो मुतवस्सित तबका या पढ़ा लिखा तबका है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही टच करता है। और ये डेंगू का मामला ऐसा है कि लोग जो हैं ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स से ही अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। और ये जो ऑफिशियल फिगर है ये 24 घंटे पहले का है। तो मैं समझता हूँ कि ये केस जो है इससे डबल ट्रिपल जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल फिगर हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा यासिर, ये भी बता दीजिएगा कि शहरी इलाकों में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर दही इलाकों से, जिस तरह आपने पेशावर का भी जिक्र किया? देखिए, शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा जो है ये केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और नवाही इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में, खासकर पेशावर अंदरून शहर में ये केस ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और बच्चे बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। स्कूलों में बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ती जा रही है। कुछ रोज कबल एक मूवमेंट भी चली थी कि स्कूलों में बाकायदा छुट्टियां दे दी जाएं या औकात-ए-कार तब्दील कर दिया जाए। साथ साथ ये मुतालबा भी किया जाता रहा कि स्प्रेस किए जाएं, लेकिन उस पर भी कोई किसी कान नहीं धरा। देखिए, जो सफाई की जिम्मेदार कंपनी है WSSP, जो कि 2015 में कायम की गई थी, उन्होंने इस बार एक जगह एक मकाम में भी कोई स्प्रे नहीं किया। अगर आप देखें हकीकत और अपनी बात की जाए तो सूबाई हुकूमत की तवज्जो ही इस तरफ नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि वो एहतजाज धरनों की तरफ उनका सारा फोकस है। और वो फोकस जो है इसी वजह से जो अवामी मसाइल हैं वो पेशावर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सूबे का दारुल-ए-खिलाफा है। डेंगू जो है इस वक्त इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि हर दूसरे घर में 2 से 3 पेशेंट्स पड़े हुए हैं। उनमें ज्यादातर बुजुर्ग या बच्चे जो हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत को अभी भी होश के नाखून ले लेने चाहिए और बाकायदे सवाले से स्प्रेस करवाने चाहिए। और जो पेशेंट्स हैं, देखें अभी तक लेडरिंग हॉस्पिटल, हैदराबाद मेडिकल हॉस्पिटल और KTH में आइसोलेशन वार्ड तक कायम नहीं किए गए। सिर्फ एक पुलिस हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन वार्ड जो है कायम किया गया है, लेकिन वहां तक तो आम शहरी की रसाई ही नहीं है। आम शहरी की रसाई ये तादाद तो यासिर बहुत कम है। मतलब आप बता रहे हैं कि एक आइसोलेशन सेंटर जो है वो कायम किया गया है। अब देखना ये कि हुकूमत कब एहतजाज से अपनी तवज्जो हटाकर अवामी मसाइल पर देती है और डेंगू के लिए अमली तौर पर इकदाम करती है। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन आपका। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, गंजपन और बालों के गिरने का जो मसला है आजकल दुनिया भर में आम होता जा रहा है। आलमी सतह पर तकरीबन 60 से 70% मर्द और 30 से 40% खवातीन बालों के गिरने और पतले होने के मसले का शिकार हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बल्कि अगर कहीं गंभीर हो गया है तो गलत नहीं है, जहाँ पर तकरीबन 40% मर्द और 25% खवातीन गंजपन या बालों के पतलेपन का शिकार हैं। गंजपन का सामना करने वाले अक्सर अफराद में हम देखते हैं कि खुद एतमादी की कमी होती है और साथ ही साथ उन्हें समाजी तौर पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब इसका एक ट्रीटमेंट है जो लोग अक्सर डिस्कशन में लेकर आते हैं, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। कहते हैं ये एक ऐसा हल है, एक से ज्यादा तरीके हैं, लेकिन हम मौजू तरीके पे बात करेंगे, लेकिन अक्सर लोग इसी के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा हल है जिसने बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण पैदा की है, लेकिन इसके हवाले से बहुत से खदशात भी हैं कि क्या ये महफूज है, इसमें कितना दर्द है, कितना पेन है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है,
क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। तो सारे मौजू पर इस पर आज हम बात करेंगे अपने सेगमेंट में। तो स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए, और हम अपने मेहमान का तारुफ करवा दें। प्लास्टिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर एहसन रियाज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में बहुत से खदशात पाए जाते हैं, ये बताइएगा कि ये सेफ है और हर उम्र के अफराद के लिए ये मौजू है या फिर कुछ मखसूस उम्र के अफराद ही इसको करवा सकते हैं? हाँ जी, वन बाय वन आपका क्वेश्चंस जो है उसका मैं आंसर दूंगा कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये 17 साल की उम्र से लेके और हमारे पास अब जो है ना वो 86 इयर्स की उम्र तक भी लोग 86 हैं। जी जी, तो जो इसके अंदर अवेयरनेस के मुताबिक लोग आते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपका ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, या अगर आप अच्छे बंदे से करवाएंगे या डेजिग्नेटेड बंदों से करवाएंगे या जो इसके माहिर हैं उनसे करवाएंगे तो इट्स टोटली अ सेफ प्रोसीजर। ये सिर्फ इम्प्लांटेशन है जो कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र है बेसिकली, और वो ट्रांसफ़र ऐसे है कि जैसे आप एयरपोर्ट से कोई सेफ्टी के साथ आपको लेके एक जगह पहुंचा दे, तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। सो आपके जो परमानेंट जोन है जो कि आपका अगर हाथ को आप ऐसे रखें पीछे तो ये सारा आपका परमानेंट जोन है, और अगर हाथ को ऐसे रखें तो ये आपके नॉन परमानेंट जोन है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, नाज़रीन बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि परमानेंट जोन यही है कि जो हमेशा बचा हुआ दिखाई देता है। जी जी, और मर्द हजरात का तो ये जो परमानेंट जोन है वो ज्यादा परमानेंट जल्दी हो जाता है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने तो बता दिया कि एजेस के हवाले से कि कब से कब तक आप ये करवा सकते हैं उम्र के हवाले से, हमें ये बताइए कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो कितने अरसे में शुरू होता है? हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, फिर अब उसका दोबारा से बाल कब निकलेंगे? एक तो और ये ऐसे ही लगे कि असल है बिल्कुल। हाँ, और दूसरा सवाल ये कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग और पेन के हवाले से बहुत सुना भी है, लोग बात भी करते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हैं खतरनाक, उनके बारे में भी बताइए। देर पा तो है ये, क्योंकि आपका परमानेंट जोन का मतलब ये है कि उसकी लाइफ तकरीबन 70-80 ईयर्स, ठीक है ना जी। तो जो कि आजकल प्रेडिक्टिव लाइफ भी नहीं है, लेकिन वो अगर एक परमानेंट जोन पे बाल उग रहे हैं तो वो आगे आगे भी या डिफरेंट जब चेंज करेगा प्लेस को तो वहाँ पे भी उगेगा। रिगार्डिंग जो इसकी लॉन्जिविटी है, ये और डिपेंड्स के पीछे अगर वो बाल डेस्टिन्ड है कि जेनेटिकली वो गिर जाएगा तो वो लाइफ पूरी करेगा। तो एक रेंज आपको मैंने दे दी है, तकरीबन कोई 70 इयर्स जो है ना बेसिकली उसकी लाइफ है। और जो जहाँ पे इन्फेक्शन के ताल्लुक है और ये सारा, तो क्यों हेयर ट्रांसप्लांट को लोग ज़रा थोड़ा सा हल्का लेते हैं कि ये क्लीन सर्जरी है, इसके अंदर इतने लवाजमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर हाइजीन या आपकी जो स्टरलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और आपकी टेक्निक। जो अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो इन सेफ हैंड्स एवरीथिंग इज सेफ। डॉक्टर, कुछ लोगों को हम देखते हैं ना, मतलब सैलून्स पे भी और वैसे भी, मतलब स्टेरिलाइजर उनका ख़राब है, वो डिटोल से धो के काम चलाए जा रहे हैं, अपने जो औजार है ना उनसे काम किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ मैं बताऊँ कि देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें ना। वही कह रहा हूँ कि लोग जुगाड़ लगा रहे होते हैं। हाँ जी, उन्हें भी जरा कुछ बताएं कि थोड़ा सा उन्हें होश दिलाएं कि भाई ये ना करें, आपकी मेहरबानी। अगर आप पैसे पूरे ले रहे हैं तो काम भी पूरा करें। सिंपल थिंग ये है कि आप जो हाथों साबुन हाथों से धोते हैं तो दिस इज योर सैनिटाइजेशन। आप कोई भी आजकल सैनिटाइजर का ज़माना बहुत ज़्यादा है कोविड की वजह से, तो आप जो हाथ उसको साफ करें तो वो भी सैनिटाइजेशन है। लेकिन स्टरलाइजेशन के लिए कुछ लवाजमात हैं, यू नीड अ स्टरलाइजर। और मतलब है कि मीन्स आपका जो है इसका इसमें फ़र्क ये है कि उसके अंदर जरासीम कुछ ना कुछ रह जाएंगे जो कि आपके वो जो ऐसे रेजिस्टेंट जो वायरसेस हैं वो आपके या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो नहीं जाते। लेकिन जब स्टरलाइजर में आप डालेंगे एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ द टेम्परेचर, तो है ही जरासीम कुछ। हाँ वो तो जरासीम जो खत्म ही कर देगा। स्टैंडर्ड जो है वो 121 डिग्रीज फॉर 40-45 मिनट्स, 30 से लेकर 45 मिनट्स अच्छे स्टरलाइजर में, तो वो आपके जर्म्स सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लवाजमा तो हैं ही और साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट का हम चर्चा भी बड़ा सुनते हैं, लेकिन लोग घबराते हैं कि खर्चा बहुत ज्यादा है। कितना खर्चा आ जाता है ये भी बता दें जरा। खर्चा देखें, हर जो प्रोसीजर है उसकी एक वर्चुअल कॉस्ट होती है, प्रोसीजरल कॉस्ट होती है। बिल्कुल। अगर आपका स्टरलाइजेशन अच्छी है, आपके
व्हाट यू कॉल SOPs अच्छे हैं, आपके जो चीज़ें आपने यूज़ करी हैं डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, तो यस खर्चा आता है। और वो इसलिए ही इस खर्चे को ही मद्देनज़र रखते हुए जो एक क्लास है स्पेसिफिक, जो हमारी मिडिल क्लास जी या स्पेशली लोअर क्लास, वो सारे हम तक पहुंच ही नहीं सकते। सो व्हाट यू कॉल इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, और इसकी जो रेंज है आजकल जो तकरीबन कोई आप समझ लेके 135,000 रुपीज़ से लेके और 3.5-4 लाख रुपीज़ तक भी जाती है। ये सर, ये डॉक्टर साहब ये भी जरा स्पेसिफाई कर दें, पहले से आखिरी सेशन तक ये टोटल खर्चा होगा उसमें? ये टोटल खर्चा होगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। और कितने सेशंस हैं इसमें? इसमें सेशन एक ही होता है, एक ही सेशन एक ही सेशन होता है। और देखें, एक आप अल्लाह ताला की कॉन्फ़िगरेशन को मैच नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की वो तो अंडरस्टूड बात है। अल्लाह ताला की कॉन्फ़िगरेशन में No doubt. आपका तकरीबन पर स्क्वायर सेंटीमीटर तकरीबन कोई 350 हेयर होता है, विच इज़ लाइक इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट दैट। सो जो आमतौर पे हम लोग जो डेजिग्नेटेड या जो अदरवाइज जो प्रॉपर सर्जन हैं, वो हम 35 से लेके 75 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर हम करते हैं, या कि वो बाल तकरीबन 100 and 110 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी ये है? स्टैंडर्ड है। ये अच्छा, ये स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कि हमने सोच लिया और हमें ज़रूरत भी है हेयर ट्रांसप्लांट की, लेकिन उसके बाद हमने डॉक्टर का इंतखाब करना है। अब आप जैसे कि जानते हैं हमारी सोसाइटी में, और मोस्टली हर सोसाइटी में स्कैम भी हैं, लोग बड़े बेहतरीन अंदाज में मार्केट करते हैं अपनी फजूल सी प्रोडक्ट और अपना फजूल सा ब्रांड। कैसे बचा जा सकता है उन स्कैम से, और डॉक्टर का इंतखाब करने के लिए किन किन बातों का हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भाई ये आदमी ये बात कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ राइट? अच्छा, तलाशे काबिल जी डॉक्टर। जी जी। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक आप ये समझ लें कि एक मार्का है जी। कि टू फाइंड द प्रॉपर पर्सन। लेकिन आज जी। के नेट ने ज़रा थोड़ा सा आसान कर दिया है, लेकिन नहीं, वहां पे भी बहुत सारे अच्छा। डॉक्टर साहब स्कैम है, नहीं पता चलता। अच्छा, ऑनलाइन मैं- तो स्पेशली नजब- वो नजब बंदा तो- आपके सामने नजब तो नहीं गलत है, रेटिंग दे के चली गई थी। आपको नहीं पता वो रेटिंग- बंदा कहाँ पर बैठा है, क्या बात कर रहा है, कितना सच है, आप देख नहीं पा रहे, वहाँ पे ज्यादा मैं खतरा है। आपको वो को सेकंड करूंगा कि कल मेरे पास एक टिकटॉकर आई रिगार्डिंग हर व्हाट यू कॉल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए, तो उसने मुझे कहा कि मुझे 30 मिनट में 30 सेकंड में या 3 मिनट के अंदर आप मुझे ना एक तो ग्लिम्स दे दें, ठीक है, और दूसरा मुझे 3 मिनट में सारा कुछ समझा दें, ताकि जो है ना मेरी ऑडियंस जो है ना वो उसको समझ सके। इसके अलावा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम पूरी जो है ना चीज़ें ले लें। तो बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट कि यहाँ पे जो है वो आप गलत काम कर रहे हैं। बेसिकली आप उस डॉक्टर से जाके मिलें उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ, और प्लस मार्केटिंग लोगों के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये डॉक्टर बड़ा अच्छा कंसल्ट मैसेज है। डॉक्टर साहब, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आगे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, लोगों की बड़ी शिकायत होती है बाल गिरने की। क्या वजह है, बाल इतने क्यों गिरते हैं, किस तरह से इनको बचाया जा सकता है गिरने से? जिस तरह स्किन के ऊपर आपके मौसम का असर है, बालों के ऊपर भी असर है। डैंड्रफ बहुत होता है सर्दियों में। डैंड्रफ भी होता है सारा, लेकिन डैंड्रफ इज मतलब है कि कल्प्रिट नहीं है कि वो बाल गिराए। अच्छा। इसके अंदर आपकी जो इंटरनल साइकिल है, देयर आर 3 साइकिल्स। Okay. एक है एक गिरने वाला फेज, ठीक है, उगने वाला फेज, ठीक है ना, और एक है स्टैटिक फेज, यानी कि एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। ये एक स्पेसिफिक ये आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है जी। जो आपका जो एनाजन फेज है, ग्रोइंग फेज, वो लोग कम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक फेज है वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और गिरने वाला सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि साइकिल ने पूरा होना होता है। अगर वो नॉन परमानेंट जोन भी है तो बाल ने अपना साइकिल पूरा करना है। बिल्कुल जी। उसने पहले उगना है, फिर खड़े होना है, और उसके बाद गिरना है। जिसको अक्सर हम बेबी हेयर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये टूटा हुआ बाल है, लेकिन वो बेबी हेयर भी Baby hair होता होता है। है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की Thank you किल्लत की very वजह से बहुत सारे सवालात थे, करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी है। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन बाकी है, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक अहम सोशल इशू फैमिली लॉस पर बात करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैमिली लॉस से मुतालिक हुकूमत को फिक्र अंगेज सिफारिशात पेश कर दी हैं। कौंसिल ने पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर एडवोकेट के निजी आइली कानून के हवाले से शादी के बाद बनने वाले असासों में मियाँ बीवी में बराबर की शराकत का कानूनी मुसविदा मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा है कि ये तजवीज़
शरई तौर पर काबिल अमल नहीं है। कौंसिल ने 3 तलाक एक साथ देने के अमल को काबिल सजा बनाने और साथ ही जहेज एक्ट की खिलाफ वर्जी की सजा को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की सिफारिश कर दी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शादी के अखराजात 2500 से बढ़ाकर 2 तोला सोने की कीमत के बराबर करने की भी मंजूरी दी है, जबकि निकाह से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट कराने की भी हिमायत की है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले अलैदगी केस में फैसला कर दिया कि अगर खावंद पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है तो उसकी बुनियाद पर पहली बीवी अपने शौहर के साथ शादी का मुआहदा ख़त्म कर सकती है। आइली कवानीन से मुतालिक सिफारिशात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को पेश नज़र रखते हुए खातून को शादी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का हक दिया गया है, समझते हैं ये फैसला ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इस फैसले से कबल ये जानना होगा कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और कौन इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का इख्तियार रखता है। जी, कुरान करीम में वाज़ह तौर पे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ बियदिही उक़दतुन निकाह, और शोहर के पास ही निकाह की गिरा खोलने का इख्तियार है। हाँ, अगर खातून ये चाहती है कि इस निकाह के कॉन्ट्रैक्ट को वो ख़त्म करे तो उसके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं या 2 रेमेडीज़ हैं। एक उसके पास खुला की रेमेडी है और दूसरा उसके पास तनसीख़ निकाह की रेमेडी है, और इन दोनों रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए अलग अलग कवानीन हमारे सामने मौजूद हैं। आज ख़ुद दूसरे निकाह के नतीजे में, शोहर के दूसरे निकाह के नतीजे में बीवी निकाह के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि शरई तौर पे वो इसका इख्तियार नहीं रखती है। अगर वो करवाना चाहती है तो उसे या तो खुला की बेस के ऊपर करवाना पड़ेगा या फिर उसे तनसीख़ निकाह की वैलिड रीज़न्स के ऊपर निकाह को ख़त्म करवाना पड़ेगा। शरीयत में दूसरा निकाह किसी भी तौर पे निकाह के मुआहदे को ख़त्म करने पे मुस्तलज़म नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शादी के बाद बनने वाले असासों में मियाँ बीवी की बराबर की शराकत के कानून को अवामी सतह पर बहुत सराहा गया, मगर कौंसिल ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है। कौंसिल का इस पर एतराज़ क्या है और इस हवाले से हमारा दीन और शरीयत क्या कहती है? देखिए, जो असबाब मलकियत हैं जी, उसमें कहीं पर भी शरई तौर पे निकाह या तलाक को शुमार नहीं किया गया। किसी भी शख्स के पास जो मलकियत में अशिया हासिल होती हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बीवी है, या तो मर्द या औरत कमाएगा, कमाने के बाद हासिल होने वाली रकम से असासे बनाएगा, या कोई उसे गिफ्ट करेगा जिसे शरई ज़बान में हिबा कहा जाता है। वालिद गिफ्ट कर सकता है, वालिदा कर सकती है अपनी हयात के अंदर, भाई भाई को कर सकता है, भाई बहन को कर सकता है, बहन भाई को कर सकती है, चचा मामू खाला फुप्पो अपने भतीजों को कर सकती है, या शोहर अपनी हयात में ही या अपने निकाह के दौरान कोई भी चीज़ अपनी बीवी को गिफ्ट कर दे जी, या बीवी निकाह के दौरान कोई भी शे अपनी शोहर को गिफ्ट कर दे। ठीक। तो ये वो इसी तरीके से वरासत है। जब किसी भी आदमी का इंतकाल होता है तो जो उसकी औलाद है उन्हें उस आदमी की जायदाद में से हिस्सा मिल जाता है। ये अमूमी तौर पे असबाब मलकियत हैं जो शरीयत ने बयान किए हैं। इन असबाब मलकियत में निकाह के ज़रिए बीवी का शोहर के माल में शरीक होना या शोहर का बीवी के माल में शरीक होना कोई लायबल नहीं है। और इसी ही तरीके से तलाक़ की सूरत में शोहर के असासाजात को अदा किया जाना या बीवी के असासाजात को अदा किया जाना ये शरई तौर पे मुतसादिम है। होना ये चाहिए कि शोहर अपनी हयात में अपने निकाह के दौरान अपनी बीवी को गिफ्ट करता रहे, हिबा करता रहे, और वो बीवी उस हिबा को अपनी कस्टडी में लेके उसको ताम करती रहे, उसको पूरा करती रहे, हिबा मुकम्मल होता रहे। लेकिन ये तजवीज़ रखी जानी आइली कवानीन के अंदर कि तलाक़ होने की सूरत में जो निकाह के बाद असासे-जात बनाए जाएंगे वो तकसीम कर दिए जाएंगे, ये इसमें शरई तौर पे कबाहत थी, जिसकी वजह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने
اس تجویز کو تسلیم نہیں کیا اور اس ترمیم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ شریعت سے متصادم ہے، یہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں ایک اور بات بھی ہے، اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جہاں طلاق کی شرح پہلے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے یا خلا کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس شرح کو بہت خوفناک حد تک بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب طلاقوں کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا، کونسل نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کے عمل کو قابل سزا بنانے کی سفارش کی ہے، اس کو کیسے قابل سزا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، شریعت نے طلاق دینے کا ایک سیٹ پروسیجر مقرر کیا ہے۔ ہمارا قانون بھی اس سیٹ پروسیجر کے مطابق طلاق دینے کے عمل کو اختیار کرنے کا کہتا ہے، جس میں عمومی طور پہ ہر ماہ 1 طلاق دی جاتی ہے، اور اس 1 طلاق دینے کے نتیجے میں ریکنسلیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک آدمی کو ہم نے 300 روپے دیے خرچ کرنے کے لیے اور کہا کہ تم نے ہر مہینے میں 100 روپیہ خرچ کرنا ہے، اور اس نے پہلے ہی مہینے وہ 300 کے 300 اکٹھے خرچ کر دیے، اکٹھے خرچ ہو جائیں گے، اس کے پاس اب پیسے بچیں گے نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے طلاق کا معاملہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ دینی چاہیے اگر وہ شرعی طور پہ عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ تینوں کو اکٹھا کر لے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس طلاق واقع ہونے کے نتیجے میں ان کا گھر بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، نکاح مکمل ہو جائے گا، اور طلاق مکمل ہونے کی صورت میں اب وہ دوبارہ کبھی میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ تو ان کے حالات کے پس منظر میں اور پیش منظر میں کونسل یہ سمجھتی ہے کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے عمل کو قابل سزا بنا دیا جائے تو معاشرے میں طلاق کے وقوع ہونے کے واقعات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی، اور اس کمی کے نتیجے میں لوگوں کے گھر بھی بکھریں گے نہیں، اور اس کے لیے تجویز جو ہے وہ 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک کی سزا کی رکھی گئی ہے کہ جو کوئی بھی 3 طلاقیں پروناؤنس کرتا ہے، چاہے وہ زبانی دیتا ہے چاہے وہ لکھ کر دیتا ہے، یہ سزا شوہر کو ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے دی جائے تو اس پہ مصالحت کا بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ بڑا اہم آپ کا نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرانے پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، اس حوالے سے کونسل کی کیا سفارش ہے اور اس پر عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کونسل نے اپنے پچھلے اجلاسات میں بھی مہلک بیماریوں کا نکاح فارم میں اندراج کرنے کے معاملے پر کسی بھی قسم کے تحفظ کا اظہار نہیں کیا، اور نکاح کے حوالے سے اگر یہ بات مینشن ہو جائے کہ جن لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح کیا جا رہا ہے اگر وہ کسی قسم کے مہلک مرض میں مبتلا ہیں تو وہ نکاح فارم پہ جب آ جائے گا تو پھر دونوں خاندانوں کو یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ کیا انہوں نے اس طریقے سے اس نکاح کو آگے پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تھیلیسیمیا بھی اسی قسم کا ایک مرض ہے، اگر میجر ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں لڑکا اور لڑکی کو اگر تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی اولاد میں تھیلیسیمیا میجر آتا ہے، اور بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر نکاح پر یہ چیز مینشن ہو جاتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے دونوں خاندانوں کے لیے فیصلہ کرنے پر۔ بتائیے گا، اسلامی نظریاتی کونسل نے شادی اخراجات 2500 سے بڑھا کر 2 تولہ سونے کی قیمت کے برابر کرنے کی منظوری دے دی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ جہیز پر مکمل پابندی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب دیکھیے سوال جو ہے وہ جہیز پہ پابندی کا آپ کر رہی ہیں، ہم نے تو حکومت کی طرف سے آئی ہوئی ترمیم پر اس کو انڈوز کیا ہے۔ یہ ترمیم باقاعدہ طور پہ کونسل کے سامنے پیش کی گئی، امینڈمنٹ لایا جا رہا ہے آئلی قوانین کے اندر، بلکہ جہیز ایکٹ کے اندر، جس میں یہ بات کہی گئی کہ پہلے جہیز کی مقدار وہ 2500 روپے کے تک تھی، اور اب اس کو بڑھا کے 2 تولے سونے کی قیمت کے برابر کر دی جائے۔ شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی، اور جہیز شرعی طور پہ کہیں پر بھی ممانعت نہیں ہے کہ اگر نکاح کے موقع پہ والدین اپنے
बच्ची को किसी भी किस्म का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि अप टू दिस लेवल आप अपनी बेटी को तोहफा दे सकते हैं। और इसी तरीके से शादी डॉक्टर के दीगर अखराजात साहब, के लिए कता कलामी की माजरत, वक्त की किल्लत है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की और नफसियाती कौंसिल का जिसको आप हेड कर रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे मजीद और बात करेंगे मुल्की हालात की। तो इस वक्त सियासी और कानूनी महाज पर बड़ी पेशरफ्त देखने में आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साइलीन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में गुज़श्ता रोज़ पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें तमाम मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने भरपूर शिरकत की, अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह भी सऊदी अरब से वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए और उन्होंने केस मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजाफी तजावीज़ भी पेश की, यानी ना सिर्फ वो शरीक हुए बल्कि उन्होंने अपनी कीमती तजावीज़ भी दी। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुकदमात को तेज़ी से निपटाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो तजावीज़ दी गई उनको वेलकम किया और साथ ही केस मैनेजमेंट प्लान पर मुकम्मल निफाज के अज़्म का भी इज़हार किया। इस इजलास को और जजेस साहिबान के दरमियान हम आहंगी को सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर ज़ायल करने में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जो कि यकीनन मुल्क व कौम के लिए बड़ी फ़ायदामंद और सूदमंद आगे चलकर साबित होगी। दूसरी जानिब PTI में इख्तिलाफात शदीद जो है इख्तियार कर गए हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें शुरू हो गई हैं। शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया है 26वीं आईनी तरमीम के दौरान PTI के मुनहरिफ MNAs की तादाद 21 है, जो पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है। PTI में आखिर बढ़ती धड़ेबंदी पर फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी और अलीमा खान को मशवरा दे डाला है कि वो आगे बढ़ें, पार्टी की क़यादत संभाल लें और बानी PTI के लिए उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली बनाए। सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने भी इस तजवीज़ की तायद की है और उन्होंने ये कहा है कि बानी PTI के जेल से बाहर आने तक जो मामलात हैं वो बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले कर दिए जाएं और साथ ही उन्हें पार्टी का फोकल पर्सन बना दिया जाए। और इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शौकत साहब। सबसे पहले हमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो फुल कोर्ट में तमाम जजेस साहिबान एक तरफ नज़र आए और आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी में मुकम्मल हम आहंगी देखने को मिली। आला अदलिया में जजेस के दरमियान हम आहंगी से कितना मस्बत पैगाम जाएगा, आपको क्या लगता है इस बारे में? बहुत शुक्रिया। बात ये है कि कल जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शिरकत की तो इसका ये भी मतलब है कि 26वीं तरमीम को आईनी जो प्रोसेस था उसको पूरे जज साहिबान ने तस्लीम किया है। 26 तरमीम आइन का हिस्सा है और उसके तहत नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। सब जजेज आ गए तो एक तो ये भी मरहला तय हो गया कि तमाम जजेज हजरात अब 26वीं तरमीम को आइन का हिस्सा मानते हुए नई डिस्पेंसेशन में उसी तरह शरीक हैं जैसे पहले थे। अब दूसरी बात जो तकसीम वाला है ना, एक हफ्ते में, एक दिन में, एक रात में 26 तरमीम आकर वो कोई सोच को तो तब्दील नहीं कर सकती। अगर तहफ़्फ़ुज़ात सिस्टम के बारे में है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात फेलो जजेस के बारे में है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो ख़त भी एक आया था, उस ख़त के मंदरजात जो थे वो बड़े अलार्मिंग थे। तो वो जो एक डिविएशन है, हर एक का अपनी सोच है, अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये भी जो कंडक्ट ऑफ कोड होता है वो भी कोई चीज़ कहलाती है। तो मैं नहीं समझता कि कल आने वाले दिन में हम कहें कि ये बिल्कुल ही ये इत्तेहाद है और इसमें कोई ऐसी तकसीम नहीं होगी। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। मसलन अभी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला का पड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उस हवाले से फैसला नहीं किया। बहुत सारी मशावरत होती रही, बहुत सारे कानूनी नुकात आते रहे। अल्टीमेटली तो फिर कोर्ट ने कुछ करना है, वो कोर्ट क्या करेगी। सेकेंडली आईनी बेंचेस बनने हैं। आईनी बेंचेस के हवाले से पहले से ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तनाज़ात का शिकार है। कोई 99 की तरफ रेफर कर रहा है, कोई 191 की तरफ रेफर कर रहा है।
یہ پروسیس یقینی طور پر آئینی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ملک کے آئین اور قانون کو کے مطابق رکھنے کے لیے پھر کورٹ کی یا انٹرونشن کوئی مانگے گا یا آ کر کوئی کورٹ سے استدعا کرے گا کہ جی یہ معاملہ غیر آئینی ہو گیا. ایون 26 ترمیم بھی چیلنج ہوئی پڑی ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ چیزیں ایک میٹنگ سے جو اتحاد ہے اچھی بات ہے, لیکن ایک میٹنگ سے اتحاد اتنا بھی بالکل آپ کا پوائنٹ بڑا درست ہے شوکت پراچا صاحب. یہ تو جو وقت بیتے گا تبھی پتہ چلے گا. یہ بتا دیجیے گا کہ چیف جسٹس سائلین کو انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں اور پرعزم ہیں. انہوں نے ایک ہی گھنٹے میں 30 کیسز کی سماعت کی ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً 60,000 کیسز زیر التوا ہیں. سپریم کورٹ سے عام سائلین کو جلد انصاف کی کتنی توقع رکھنی چاہیے؟ یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ ایک ہی دن میں ڈسپوزیشن کی اتنی ساری, اس کا مطلب ہے پھر 26 ترمیم کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ 26 ترمیم نے جو بنیاد ہی پریمبل یا اس کا جو لاجک دیا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ عوام کو انصاف نہیں ملتا, اسپیڈی جسٹس نہیں ملتا, تو اس لیے ریفارم پروسیس شروع کیا جائے. اور 26ویں ترمیم جو اس کو بھی ایک اصلاحات یا ریفارم کہا جا رہا ہے. تو دیٹ مین وہ اچھا عمل ہے اگر ایک دن میں اتنے سارے کیسز ڈسپوز کیے جا سکتے ہیں اور عدالتوں کی توجہ کبھی ساس کے فون پہ کبھی کسی داماد کے فون سے ہٹ کر انہی کیسز کی طرف فوکس ہو جائے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ابھی آغاز ہے, دینا چاہیے عدالت کو کم از کم ریلیف لوگوں کو. جتنا 60,000 تو ایک عدالت پہ ہے, باقی کتنے نیچے تک کتنے کیسز پڑے ہیں. لوگ پھانسی کی سزا ہوتی ہے, وہ جیل میں پڑا مر جاتا ہے بندہ اور اس کے بعد کیس لگتا ہے اور اس کو بری کر دیا جاتا ہے. یہ 2-3 بار تو میرے سامنے مثالیں موجود ہیں, کوئی شک نہیں. کورٹ نے ریلیف دیا, اس کے گھر والوں نے کہا کہ جی 2 سال پہلے وہ تو بیچارہ وہ فوت ہو گیا تھا, ادھر ہی کہیں رباط راولپنڈی کے ساتھ کا وہ رہائشی تھا. تو ایک ایسے ملک میں, ایک ایسے معاشرے میں صرف پینڈنسی نہیں ہے. پینڈنسی تو ہم کہہ دیتے ہیں, اس پینڈنسی کی وجہ سے جتنی ناانصافی ہو جاتی ہے. بھٹو شہید کا کیس 40 سال کے بعد پتہ چلا وہ جی انفیئر ٹرائل ہم نہیں دے سکے, کون ذمہ دار ہے بھائی. اس لیے یہ اصلاحات شوکت صاحب آپ کا پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے. 27ویں ترمیم لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور حکومت کے اتحادی اس کے واضح اشارے بھی کر رہے ہیں, مگر حکومت کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب حکومت 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم پر بھی کنفیوژن کا شکار ہے یا اس کی اور کچھ وجہ ہے؟ آئین میں اگر پہلی ترمیم آ سکتی ہے, پھر تیسری آ سکتی ہے, پھر 8ویں آ سکتی ہے, پھر 16ویں آ سکتی ہے, پھر 17ویں آ سکتی ہے, پھر 18ویں آ سکتی ہے, 26ویں آ سکتی ہے, تو 27ویں بھی تو آ سکتی ہے, پھر 28ویں بھی آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی حل طلب ہیں. اور وہ جو مولانا صاحب نے فرمایا تھا نا کہ سانپ کے, کالا سانپ کے دانت توڑ دیے, زہر نکال دیا, تو وہ دانت کدھر گئے؟ کیا جو دانت ٹوٹے اس کی جگہ پہ کوئی دانت نئے نہیں لگایا کرتے لوگ, تاکہ وہ جو ایستھیٹکس ہیں کم از کم وہ تو اچھی نظر آئے ہمیں. تو اس لیے کوئی ان پرنسپل آئین منع نہیں کرتا 27ویں یا 28ویں ترمیم سے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوم ورک ہوا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے, وہ کسی بھی شکل میں آ جائے. اچھا شوکت پراچا صاحب, یہ بھی ساتھ ہی بتا دیجیے گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کو اب پارٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے. وہ اپیل کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے مستقبل میں پی ٹی آئی کی قیادت بشریٰ بی بی یا پھر علیمہ خان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے؟ ویسے تو بہت سارے یو ٹرن ہم دیکھتے ہیں, بڑا فریکوینٹ دیکھتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جب یہ پی ٹی آئی کی پرورش ہو رہی تھی, بنایا جا رہا تھا اس کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر, تو سب سے بڑا نعرہ تھا کہ جی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, کہ موروثیت کے ہم خلاف ہیں. اور اس میں پھر کچھ آوازیں بھی آ رہے ہیں. عمیر خان نیازی نے یہ بات کی ہے, ایم این اے ہیں ان کے, شاندنا گلزار صاحبہ نے بات کی ہے, وہ بھی ایم این اے ہیں.
ओपन सीट पे लड़ के आए हैं, तो वो तो मौरूसियत के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान की प्रैक्टिकल रियलिटीज भी हैं सियासत में, कि जो प्रोपोनेंट्स हैं इस चीज के अलीमा खान साहिबा को या बुशरा बीबी साहिबा को ये पार्टी संभालनी चाहिए, मे भी उनके ख्याल में ये पार्टी के अंदर जो फिशर्स हैं इनको ब्लॉक किया जा रहा है। मीन तकसीम जो कहीं ना कहीं दड़ेबंदी या टूट फूट नजर आती है तो वो बंद हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि कहीं ये ना हो कि अलीमा खान साहिबा बुशरा बीबी अपने अपने दड़े लेकर आगे चल पड़े। तो ये पीटीआई के लिए बड़ा ही सोचने का ये लम्हा होगा कि क्या वाकई वो जो अभी करंट जो सेटअप है इसी के साथ चलें या लीडरशिप में तब्दीली आए। एक बिल्कुल ऐसा होगा तो फिर तो पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अच्छा शौकत प्राचा साहब, ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक डील या ढील की अफवाहों पर हुकूमती सफ़ों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हलचल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बुशरा बीबी के पेशावर मुंतकिल होने पर सवालात उठा रहे हैं। ये रिहाई पर हुकूमत इतनी तशवीश में क्यों मुब्तला आया? नहीं, जाहिर है मुखालिफिन है, मतलब है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुखालफत सियासी जो होती है वो ज़ातियात तक, वो खानदानों तक पहुँच जाती है। बिल्कुल। तो इसमें आपका जो भी मुखालिफ जो भी मूव करेगा, जो भी स्टेप्स लेगा, यू हैव टू लुक विद कंसर्न, विद एंग्जाइटी। तो शौकत साहब, आपको लगता है ये कहीं पेज पलट रहा है? आपको लगता है कहीं पेज टर्न हो रहा है कहीं पर? नहीं, सर्टेनली कोई खामोश नहीं बैठ सकता ना। मसलन अभी आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे थे। फवाद चौधरी का शुरू से ही है कि ये पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, ये खान साहब की रिहाई के लिए वो संजीदा कोशिशें नहीं कर रही। अगर वो एहतजाज करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि पार्लियामान है, पार्लियामान को हम खुला नहीं छोड़ सकते, पार्लियामान में हम डट कर मुकाबला करेंगे। मसलन वो पंजाब हुकूमत का तोड़ना, वो केपी हुकूमत का तोड़ना, फिर कौमी असेंबली से जो पिछली असेंबली थी उससे रिजाइन करना। बहुत सारे पार्टी के लोग समझते हैं कि हमने इनको वॉक ओवर दे दिया था, इनको हमने फ्री रास्ता दे दिया था, जिस वजह से इन्होंने इलेक्शन भी मर्जी के करवाए, हुकूमत भी मर्जी से करवाई, उसके बाद तरामीम भी मर्जी से करवाई। अगर वो बिल्कुल तरामीम पर तरामीम करवाई और आगे भी ये तरामीम हो सकती हैं, जिसका आपने भी अपने तज्जिये में जिक्र किया। शौकत प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने और आप सियासी और कानूनी आइनी मामलात पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी है, लेकिन हमने ब्रेक पर जाना है, आपने कहीं नहीं जाना और देखते रहना है सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वंस अगेन सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने एक तवील अरसे तक अपनी इनफरादियत और मजबूत कहानियों के बायस न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद के पार पड़ोसी मुल्क समेत दुनिया भर में अपना नाम कमाया। टेलीविजन के उस सुनहरी दौर में तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अनकही, आंगन टेढ़ा और वारिस और इस तरह के बहुत से बेमिसाल ड्रामों के बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का असल चेहरा है। पाकिस्तानी ड्रामे में वो दौर भी आया था जब घर में हर वक्त यही मौजू होता था कि ड्रामा कौन सा है और क्या उसकी स्टोरी है। और वो जो दौर था वो 1980 और 90 की दहाई में बनने वाले पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियाँ, मुकालमे, किरदार और जज्बात आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। इसी दौर में पीटीवी ने तकरीबन 70% नाजरीन को अपनी जानिब मुतवज्जे रखा। और ये कोई बात नहीं है कि उस टाइम पर टेलीविज़न ने, चैनल ने बहुत सारी ऑडियंस अपने इर्द गिर्द कर ली। बिल्कुल, वो जो कारकर्दगी थी वो बड़ी मुतासिर कुन थी। लेकिन बदकिस्मती से अगर अब हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो हालात यकसर तब्दील दिखाई देते हैं। आज पाकिस्तानी ड्रामों को मुख्तलिफ मसाइल और मयार के हवाले से बहुत से सवालात का सामना करना पड़ता है। एक हालिया सर्वे ये बताता है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी नाजरीन ने पाकिस्तानी ड्रामों में मयार की कमी का शिकवा किया है और वो अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की जानिब मुंतकिल होते जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामे के ज़वाल के असबाब क्या हैं और क्या इनको बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है, कोई नई सोच लाई जा सकती है। इन तमाम सवालात के जवाब के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है बहुत स्पेशल हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक बेमिसाल शख्सियत हैं फिरदौस जमाल साहब, जो खुद जो हैं एक बहुत सुनहरे दौर का हिस्सा रहे हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान का और आप लोगों का, आपने मुझे यहाँ बुलाया
आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्टूडियो है। Thank you so much. बहुत Beautiful शुक्रिया। आपका आना सर हमारे लिए बाइस फिरदौस साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप उस सुनहरे दौर का हिस्सा रहे हैं, आप पार्ट रहे हैं, आपके बहुत सारे ड्रामा और उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है और हम फैन भी हैं आपके, आपको प्रेज करते हैं। क्या समझते हैं आजकल जो ड्रामा क्रिएट किए जा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट आ रहा है, उसमें और पिछले ड्रामों में क्या डिफरेंस था इखलाक के तौर पर, जो तहजीब है हमारी उसको फॉलो करते हुए? बात कन्विक्शन की है कि आपका मकसद क्या है, आपने किधर जाना है। वो चूंकि इब्तिदाई दौर था टेलीविज़न का, और सिर्फ टेलीविज़न ही था, पीटीवी था। और पीटीवी ने फिर मतलब ड्रामास की भी वो बुनियाद डाली। और उस दौर में चूंकि मोस्टली लोग आए थे रेडियो से और थिएटर से, जी, तो रेडियो में तो एक रिवायत ड्रामे की थी, और थिएटर इतना नहीं था, लेकिन होता था लमरा में, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर ड्रामा जो है, तो उसमें भी ये था कि एक स्टैंडर्ड था। लिखने वाले जो हैं उनके पास सोच थी, और मतलब वो कमर्शियलिज्म नहीं था। शायद इस वजह से वो जो लिखते थे दिल से लिखते थे, और हम जो करते थे वो भी दिल से करते थे, और किरदार हम कोशिश करते थे कि हम किरदार बन जाएं, बजाय इसके कि किरदार को पे हम हावी हो जाएं एज एन एक्टर। तो वो दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है ना कि वो सेल्फ प्रोजेक्शन एक बंदा करता है, और हमारा, लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, वो सेल्फ निगेशन की थ्योरी पे काम करते थे। अच्छा, ज़ात self की negation। नफ़ी। ठीक ठीक। तो ज़ात की नफ़ी हम करते थे, कोशिश करते थे कि हम नज़र ना आए, मतलब मैं नज़र ना कैरेक्टर आऊं, नजर आए। किरदार नज़र आए। क्या बात है। उसमें फिर काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी, और वो फिर हम कोशिश करते थे कि हम सच्चाई के करीब रह कर करें काम, और वो ड्रामा न लगे, बल्कि वो एक चलती फिरती एक कहानी, और जैसे आम जिंदगी में हमारे किरदार हैं वो लगे। क्योंकि ग्लैमर हमारा मसला नहीं था। सही सही। अब तो ग्लैमर बहुत ज़्यादा है ना, ग्लैमरस, आप हर बंदा जो है ना खास मेकअप और ड्रेसअप होके आता है। तो हमारा ये होता था कि हम, ये सेल्फ निगेशन की थ्योरी है, एक सेल्फ प्रोजेक्शन होती है ना जी। तो जो ड्रामा है, खुसूसन टेलीविज़न ड्रामा या कोई भी ड्रामा या फिल्म है, तो वो सेल्फ निगेशन की थ्योरी उसकी है। जो इसका असल जो एक्टिंग है ना, जी हाँ, दैट इज सेल्फ निगेशन, ज़ात की नफ़ी है। तो अगर आप ज़ात की नफ़ी कर रहे हो, देन यू आर अ क्राफ्ट्समैन, आप फनकार हो। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हो, देन यू आर अ मॉडल। सर जिस तरह से आपने भी अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि आजकल के ड्रामास बड़े कमर्शियल हो गए हैं, कमर्शलाइज्ड हो गया बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री का मामला। सर इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट स्टोरीज भी सेम है, सास बहू की लव अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, और जिससे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोसाइटी के जो ये खूबसूरत रिश्ते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, उस पर गलत इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन जो है ना वो जो कमर्शलिज्म, एक खास सो कॉल्ड कमर्शलिज्म, मैं इसको कमर्शलिज्म भी नहीं कहता जी, ये सब चीप स्टफ। आप मतलब, या शायद लोगों का ज़हनी मयार वो नहीं रहा, या करने वालों का वो मयार नहीं रहा। तो उस ज़माने में जो लिखने वाले थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो करने वाले थे, एक्टर्स थे, दे वर ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल्स। उनकी वो स्टडी करके आते थे बाकायदा। हम अपने जो स्क्रिप्ट हमें मिलता था, एक हफ्ता पहले हमें मिलता था, तो हम उस पर रिसर्च करते थे बाकायदा कि ये किरदार कौन है, क्या बात, ये बंदा कौन है। जबरदस्त। अब तो सेल्फ प्रोजेक्शन है ना, सेल्फ निगेशन इसकी थ्योरी है। बुनियादी तौर पर एक्टिंग जो है वो सेल्फ निगेशन है, ज़ात की नफ़ी करना है, ज़ात को प्रोजेक्शन नहीं देनी। वो जो, अगर आप ज़ात को प्रोजेक्ट करें, देन यू आर नॉट डूइंग अ ड्रामा, यू आर डूइंग अ स्टेज शो। लेकिन सर वो ड्रामास में भी अब हम देखते हैं ना, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, उसी को मैं सेकंड करता हूँ कि वो स्पेसिफिकली पहले तो मूवीज में होता था ना हीरो हीरोइन, अब ड्रामास में भी जो है वो बनाया जाता है। हाँ, वो सेल्फ प्रोजेक्शन इतनी की जाती है। वो सेल्फ निगेशन नहीं कर सकते ना जी, और सेल्फ प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम अ स्टार। आज का एक्टर जो है, ये एक्ट्रेस जो है,
वो स्टार बनना चाहता है, एक्टर बनना नहीं चाहता. He wants to become famous and get money, पैसे बनाना और अपने आप को इस्टेब्लिश करना जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी. तो यानी इट्स ऑलमोस्ट नाउ मॉडलिंग. बिल्कुल. एक्टिंग और मॉडलिंग में बड़ा फर्क है. मॉडलिंग जो है वो सेल्फ प्रोजेक्शन है, एक्टिंग सेल्फ निगेशन है, ज़ात की नफ़ी है. बिल्कुल ठीक. फिर दोस्त साहब, ज़ाहिरी बात है अभी ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने ड्रामाज आजकल के देखे होंगे, तभी आपने उसका एक कंक्लूजन निकाला है कि ये आजकल जो ये चल रहा है और पहले ये चला करता था. आपके नज़दीक आजकल सबसे बेहतर अच्छी एक्टिंग कौन कर रहा है, मेल फीमेल दोनों में? काफ़ी हैं अच्छे काम असल में. तो जिनका काम अच्छा, आप कहते हैं ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये सेल्फ प्रोजेक्शन को ज़रा हटा के कुछ सेल्फ नेगेशन की तरफ आ रहे हैं. मसलन काफ़ी हमारे यंगस्टर्स में कुलसन फैसल कुरैशी है और नोमान एजाज है. क्या बात, बेहतरीन. तो इस तरह और 3-4 हैं, दे आर वेरी गुड और वो कोशिश करते हैं. लेकिन बात ये है कि आप किस हद तक कर सकते हैं. एक पहलवान है ना, वो अपने वेट में ही लड़ेगा ना, जो उसका वेट होगा. जी. तो जब आप अपने वेट का तयन कर लेते हैं तो फिर उसमें आप कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा परफेक्शन उसमें आए, उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊं. जो उस क्लास जैसे लाइट वेट है, सुपर वेट है, हैवी वेट है, तो ये वेट होते हैं. आपको अपने वेट में स्पेशलाइज करना होता है और उसमें एक्सपर्ट बनना होता है कि आपको लोग एक्सेप्ट करें और अप्रिशिएट करें. अच्छा फिरदौस साहब, जिस तरह से आपने बात की कि काम अब ज़्यादा से ज़्यादा है, सबकी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, 2-2 ड्रामास की शूटिंग साथ कर रहे होते हैं, लेकिन सर मयार जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है. और साथ ही साथ हम देखते थे कि जो पहले के ड्रामास होते थे उनके जो मुकालमे थे, डायलॉग्स थे, वो लोगों को आज भी अजबर है. लेकिन सर ये जो मयार पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? इसको तो मतलब ये एक ईरा होता है. मैं ये समझता हूँ कि ये हर चीज़ का, जैसे एक ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले थे, नॉवेल भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे. आजकल वो आपको नहीं मिल रहे. आजकल वो पुराना काम ही रिपीट हो रहा है. यानी पिछले कोई पड़ा हुआ है, हाँ जी, तो उसको दोबारा रीराइट कर उसी का चरबा, उसी को रीराइट किया जा रहा है. एक स्टोरी हिट होगी, उसी का थोड़ा सा आपने सीक्वल निकाल वो उसके पीछे सब चल पड़ते हैं. वो भेड़ चाल है ना. इसी तरह एक्टिंग में भी है कि जो बस चल गया सो चल गया. तो वो जो एक सेल्फ निगेशन की थ्योरी थी, ज़ात की नफ़ी, जो अपने आप को नफ़ी करने वाले जो सूरत हाल होती है, वो कहते हैं ना कि ऑस्कर वाइल्ड कहता है, टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम. यानी खालिक अपनी तख्लीक में छुप के खूबसूरत नज़र आता है. अल्लाह तबारक व तआला छुप इसलिए खूबसूरत है कि इतनी खूबसूरत कायनातें बनाकर खुद उसमें छुप गया. बेहतरीन. बिल्कुल. तो ये खालिक की, ये खालिक का वस्फ है. खालिक का वस्फ ये है कि वो तख्लीक करके अपनी तख्लीक में छुप जाए है. और अगर वो नहीं छुप सकता तो वो मखलूक है. बिल्कुल ठीक. खालिक और मखलूक में ये फ़र्क है कि मखलूक जो है वो सेल्फ प्रोजेक्शन करती है, खालिक सेल्फ निगेशन करता है. बिल्कुल ऐसा ही है. यानी वो सामने नहीं आता. फिरदौस साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बयान किया है और आप एक, जैसे कि हमने पहले भी बताया, एक सुनहरे दौर का हिस्सा रह चुके हैं. ये जो आने वाली जनरेशन है, जो यूथ है, जो एक्टिंग में आना चाहती है, जो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती है, उनको आप क्या राय देंगे? एक्टिंग स्किल सीखने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सीखनी है? सबसे पहले तो आपको सेल्फ निगेशन आनी चाहिए कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी कैसे करते हैं. ठीक है. मसलन मैं एक फकीर का रोल कर रहा हूँ, भिखारी का रोल कर रहा हूँ, उसमें मेकअप की जरूरत नहीं है. मुझे भिखारी नजर आना चाहिए. बिल्कुल. मुझे सबसे पहले, अब मेरे जो अपना स्कूल ऑफ थॉट है, जी जी, वो ये है कि मैं कैरेक्टराइजेशन, पहले उसकी नेचर देखो कि किस नेचर का. जब आपको उसके नेचर का पता चल जाएगा, उसके सेल्फ का पता चल जाएगा, तो फिर आप उसको अडेप्ट कर लेते हो. अडेप्ट करके फिर आपके पास एक क्राफ्ट तो है कि आप सेल्फ निगेशन करते हो. यानी आप एक दूसरे बंदे को, एक दूसरे इंसान को ओढ़ लेते हो. तो अगर आप नहीं ओढ़ सकते तो आप फिर सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हो. फिर वो एक्टिंग नहीं कर रहे. आप ज़ात की नफ़ी नहीं कर रहे, अपने आप को मनफी नहीं कर रहे.
सेकेंडली किन एक्टर्स को फॉलो करें वो यूथ जो एक्टर बनना चाह रही है? बहुत सारे हैं, मसलन आप अगर हॉलीवुड में देख लें जी। तो मार्लन ब्रांडो है और डस्टिन हॉफमन तो कमाल है। इसी तरह पीटर ओटूल, काफी बड़े बड़े एक्टर्स। बस और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो इस वक्त इंडस्ट्री नहीं है, तो वो क्या मतलब है? ये सारे लास्टली हमें ये बता दीजिएगा सर, अभी तो सिर्फ वो दूसरी इंडस्ट्री है, साइकिल इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? सनती जोन है सारा, इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा सर, लास्टली ये बता दीजिएगा कि आप लोग जब ड्रामास करते थे तो उससे पहले आप बड़ी रिहर्सल किया करते थे। हाँ। अब हम देख रहे हैं कि वो रिवायत दम तोड़ गई है। ये जरा बता दें कि कितना जरूरी है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर कर लें तो? हमें एक हफ्ता पहले कम से कम जी, या 2 हफ्ते, एक हफ्ता तो कम से कम पहले हमें स्क्रिप्ट मिलता था। फिर वो हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे, फिर उस पर रिसर्च करते थे कि ये बंदा कौन है। अपना इनपुट भी उसमें शामिल करते थे। अपना इनपुट तो ये कि पहले वो तो समझे ना वो कौन है। जब आपको यही नहीं पता वो कौन है तो आप उसको कैसे अडेप्ट कर सकते? बिल्कुल ठीक। पहले तो वो कहता है ना, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जबरदस्त। तो बात तो ये है कि आप अपने तो पहले बने ना। हाँ जी। पहले आप सेल्फ डिस्कवरी होती है, फिर पीपल्स डिस्कवरी होती है। आपको अपना ही नहीं पता कि आप कौन है, तो पहले तो अपने आप को पहचाने ना। अपने आप को पहचानेंगे तो फिर आपको दूसरे लोगों की पहचान अपने आप को पहचाने, फिर अपने आप की नफी करें और जो आपका करेक्टर है उस पर रिसर्च करें, उसकी तैयारी करें, उसकी रिहर्सल करें। जात की नफी है ना, जबरदस्त। इसकी सेल्फ नेगेशन की थ्योरी है एक्टिंग की। बल्कि तमाम जितने भी फाइन आर्ट्स हैं उसमें सेल्फ नेगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेंटर जो है अगर कोई तस्वीर बनाता है तो वो अपनी तस्वीर नहीं बनाता, वो किसी की कर रहा है। हो सकता है उसमें उसकी झलक हो। साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आपको सेल्फ नेगेशन सबसे पहले करना चाहिए। वो तो बड़ी अपने आप की नफी करेंगे तो अगला काम अच्छे तरीके से रिसर्च से कर सकेंगे। साहब से जितनी हमारी गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त और हासिल गुफ्तगू यही है कि आप अपनी जात की नफी करें। बड़ा अच्छा मैसेज है। और आजी इख्तियार करें, आजी इख्तियार करें। आजी उसी सूरत में आती है जब आप अपनी जात को मनफी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरे की इज्जत क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी जात की नफी नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप में तकब्बुर है। इसकी बहुत जरूरत है आजकल। आप में आजिज़ी नहीं है। और आजिज़ी जो है, इज्ज जो है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। बेशक। जिसमें आजिज़ी होती है और तकब्बुर नहीं होता, अल्लाह उसको फिरदौस साहब, वक्त की किल्लत की वजह से, नहीं तो अभी बातें बहुत सारी थी आपके साथ करने के लिए। बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आने का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और दोबारा आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे माशरे में काले जादू का मौजू हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। बाज़ लोग इसे हकीकत मानते हैं और बाज़ इसे तवाहम परस्ती समझते हैं। पाकिस्तान में की जाने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक तकरीबन 40% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी काले जादू को एक्सपीरियंस करते हैं, नज़र बद को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें लगता है कि इसके तासुरात उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट। पाकिस्तान में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो अपनी बीमारियों या मुश्किलात को काले जादू या फिर नज़र बद से जोड़ देते हैं। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये महज नफ्सियाती मसाइल होते हैं जो कि दिमागी सेहत के पेचीदा पहलू को जाहिर करते हैं। मगर ये बात भी अपनी जगह है कि इस मामले का इस्लामी हल भी मौजूद है जिसे रूहानी तरीका इलाज कहा जाता है। और हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मुमताज़ रूहानी स्कॉलर मौजूद है, महमूद चिश्ती साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। महमूद साहब, पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि जादू की हकीकत क्या है, नज़र बद की हकीकत क्या है। डायरेक्टली मैं जानना चाहूँगी अपने नाजरीन के हवाले से, क्योंकि हमें ये सवाल भी आया कि अलामात क्या हो सकती हैं अगर आप पे काला जादू हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आएंगी या हम पे क्रिएट की जाएंगी, इम्पैक्ट होगी, जिससे हमें पता चलेगा हम पर काला जादू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल की जानिब चलने से पहले थोड़ा मैं, अभी आप कह रही थी कि फरमा रही थी कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरा में ये जादू की जो एक रिवायत है ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी मुआशरा में नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो है वो गौरव ने ही लिखा है, उसके अंदर जादू के ऊपर बाकायदा तौर पर मज़ामीन शाया हो चुके हैं, लिखा जा चुका है, जादू की तारीफ लिखी गई है। ठीक है, कैसल डिक्शनरी के अंदर जादू के मुतालिक लिखा गया है, उसकी तारीफ लिखी गई है और
जब किसी चीज़ की तारीफ लिखी जाती है तो उसकी वाकईयत को वो कौम मानती है। ज्यूज़ इंसाइक्लोपीडिया के अंदर भी लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी फ्री मैसन्स हैं वो इस चीज़ को करते भी हैं और उन मुआशरों में ये चीज़ मौजूद भी है और वहाँ पे ये एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि ये तवाहम परस्ती हमारे मुआशरा में है या मुल्क पाकिस्तान में है या सिर्फ जो है इस्लामिक कल्चर के अंदर है। नहीं नहीं, इसकी डोमेन बहुत पुरानी है, ये समझने की पहले ज़रूरत है। इसकी डोमेन तो वहाँ से शुरू होती है जब जनाब सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माना के अंदर शयातीन पढ़ा करते थे। कुरान इसके ऊपर दलालत करता है। सेकंड ये है कि जो फरिश्ते हारूत व मारूत लेके आए थे इस जादू को, हमारे मुताबिक हम कहते हैं हारूत व मारूत, जबकि बुक ऑफ इनॉक के अंदर लिखा हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका भी ये कहता है कि जनाब इसको उज़्ज़ा एंड उज़्ज़ाइल लेके आए थे और जिस खातून को उनके लिए बाइस आजमाइश बनाया गया था, हमारे यहाँ ज़ुहरा कहा जाता है, इब्रानी ज़ुबान के अंदर जिसे हम हिब्रू लैंग्वेज कहते हैं, ज्यूज़ की लैंग्वेज, उस खातून को उस ज़ुबान के अंदर अनाहीद कहा जाता है और फ़ारसी ज़ुबान में बेज़ाख्त कहा जाता है। इसलिए ये चीज़ें हमारी डोमेन में नहीं हैं, इंटरनेशनली ये चीज़ मौजूद है, लोग इसको सोचते भी हैं, ये एक मौजू भी है। अब रहा सवाल कि अलामात क्या हैं, कि किसी शख्स पर जादू हो जाना, उसकी अलामात का ताल्लुक जो होता है जादू की कैफियत से होता है कि कौन सा जादू, कौन सा इल्म, कौन सा सिहर किया गया है। सिहर की भी कैफियत होती हैं, उनकी भी अक़साम होती हैं, जैसे सिफली कहा जाता है, उल्वी कहा जाता है या विच क्राफ्ट कहा जाता है, सूद सिंह, ये ऐसी अक़साम हैं जो कि अच्छा ये बताइएगा कि आपने बताया कि अक़साम तो हैं, ये भी बताइएगा कि जादू किसी पे करने के लिए भी कोई कैटेगरी देखी जाती है। जैसे लोग बड़ा ये कहते हैं कि उन्हें कोई सियासतदान बड़ा नापसंद है तो वो कहते हैं, या जिसने कोई महंगाई का ऐलान कर दिया, कोई ये हो गया, तो वो कहते हैं कि इस पे क्यों नहीं जादू होता, इस पे क्यों नहीं कोई करता। बहुत खूबसूरत बात आपने की। रिसेंटली मैं भी एक जगह पे एक प्रोग्राम में बैठा हुआ, तो मुझे किसी ने कहा जी जनाब अंबानी साहब पे जादू क्यों है। ठीक है, बात ये है कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने भी मारूफ स्कॉलर्स या सियासतदान या बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स मुआशरती और इतने बड़े लेवल्स पे शो नहीं करते, ना दिखाते हैं कि उनके साथ मामलात अंदरूनी खाना चल क्या रहे हैं। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ लोगों की सक्सेस की स्टोरियां होती हैं, कभी आपने उन लोगों की नाकामियों की दास्तानें भी सुनी हैं, कभी नहीं आती मार्केट में। इसलिए जब ऐसे लोगों के साथ ऐसे हवादिस होते हैं तो उनका तज़किरा मार्केट में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या फिर मुआशरे में वो लोग नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं वो छुपा के रखी जाती हैं। इसलिए उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने लाया नहीं जाता, वगरना हमारे बहुत से आजकल के जो मारूफ सियासतदान या पावर कॉरिडोर्स के अंदर रहने वाले लोग हैं, अगर आपके उनके साथ पर्सनल रिलेशंस हैं तो उनके घरों के अंदर होती हुई पढ़ाइयाँ कभी आपने देखी हों या उनके रिलेशंस देखे हों या उनके घरों के अंदर दिए जाने वाले सदक़ातों का कहा जाता है ना, सदक़ात रद्दुल बला, तो वो बलाओं से कितने खाइफ हैं, दिफा के लिए तैयार रहते हैं वो, कितने खाइफ हैं और अपने आप को किस हद तक वो सिक्योर करके रखते हैं, ये तो कभी हमारे चैनल्स पे आया ही नहीं, ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर सकते, आने दिया जाता। मुझे ये बताइए कि एक इंसान जो घर में बैठा है, उसको सर में दर्द है, उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसके मामला ठीक नहीं हो रहे, करियर खराब हो गया, रिश्तेदारों के साथ मामला ठीक नहीं, उसको ऐसा लगता है कि उस पे काला जादू है, तो अगर हम निशानियों की बात करें या ऐसी कौन सी चीजें जिससे हम जान सकते हैं कि हम पे काला जादू हुआ है? अच्छा, इसमें एक चीज टिपिकल सवाल, बाल गिरना शुरू हो गए, हाँ, ये चीज सर में दर्द है, तो आपको अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा जो है वो सर में दर्द है तो किसी माइग्रेन के, जादू जो है ना, जादू का पता कैसे लगाया जा सकता है? ये हमारी तमाम परिस्थिति है कि जी हर वक्त ऐसा नहीं होता। मैंने इब्तिदा में बात करा था कि कैफियत होती हैं और जादू की अक़साम होती हैं। सिफली जादू जो होता है वो जमीन पर जो लोग होते हैं, शयातीन, आमिल वगैरह, वो करते हैं, वो जो अबारात पढ़ते हैं, उनकी अबारात की वजह से, सौतियत की वजह से जो तासीरात पैदा होती हैं वो इंसान के नफ्स पे पहले आती हैं, उसकी नफ्सियाती कैफियत बदल जाती हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उनके मुतल्लिक जो है वो इंसान को अजीब व गरीब नफरत अंगेज़ ख्यालात आना शुरू होते हैं। जिनसे नफरत होती है उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। महबूब आपके कदमों, महबूब वो आता भी है या नहीं है? एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, महबूब वो होता ही नहीं है जिसको कदमों में लाया जाए। लोग तो महबूबों को सर पे बिठाते हैं, सीनों पे लगाते हैं, वो मखजूब होता है जी। मखजूब का मतलब जिस पे गैज़ हो, वो मातूब होता है जिसको कदमों में लाया जाता है। हुजूर जिसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना हो ना, तो बात हुजूर ये है कि मोहब्बत से बड़ा कोई जादू नहीं है। मैंने आपकी बात से अखज़ किया है कि अगर आपको ऐसा कोई मामला नजर आ रहा है कि आप पे काला जादू का आपको ऐसा लगता है कि है, तो आप खुद से अखज़ नहीं कर सकते कि आपके साथ ऐसा मामला है। आपको किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा, कहीं से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। यानी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आमिल के पास नहीं, जस्ट एक एग्जांपल, आपको हाँ तमाम परस्ती हो रही है, डोमेन्स का फर्क है। जादू जो है वो डॉक्टर की डोमेन नहीं, हाँ उसमें आप
मुमकिन है कि किसी स्टेज पे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी स्टेज पे, क्योंकि जादू सबसे पहले जो है वो नफ्स पे असरअंदाज होता है, नफ्स से फिर इंसान की रूह की तरफ जाता है, फिर इंसान की नफ्सियाती कैफियत बिगड़ना शुरू होती हैं, शदीद गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो डिसीजंस ऐसे करता है जो उसको नुकसान देते हैं, वो ऐसी हरकतें करता है जो उसके ज़ाती मामलात के अंदर बिल्कुल। खराबी का बायस बनते हैं। बिल्कुल अब ठीक। आपने वो सवाल किया कि जी कैसे कैसे हो सकता है जनाब, जादू जब किसी पर होता है ना तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी आमिल के पास ही जाएं, आप खुद सूरह साफात की आयत पढ़ के रात को सो जाएं या पानी में पढ़ के दम कर लें, अगर मीठा लगेगा तो बड़ा जादू। ज़बरदस्त आपने लास्ट में ये मैसेज दिया है कि आप खुद इन आयात की तिलावत करें और इससे आपको बेहतरी होगी। तो हमारे कल प्रोग्राम दोबारा का मिलेंगे, आज तब तक वक्त के खत्म हो लिए। गया है। हमारे मेहमान जो हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।